पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने आईआईटी एग्जाम में रैंक 22 लाया। और साथ ही आप थैंक यू आईआईटी सर। खड़गपुर जा रही हैं। ओके। कानपुर, आईटी अच्छा कानपुर। अच्छा, कानपुर जा रही हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ तो कैसा मतलब रहा आपका सफर रैंक 22 लाने के बाद का? मतलब कैसा फील की उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर जा रही हैं तो किस तरीके से मतलब? सर, बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद तो काफी दुख था कि नहीं हुआ, सोचा था कि हो जाएगा, कि 45 सीट्स 50 सीट्स होते कुछ तो रैंक आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन इस बार हो गया और काफी अच्छी रैंक आई है मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार। तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कितनी रैंक तक की? सर, मैंने ये पिछली बार जब नहीं हुआ था मेरा 110 रैंक आया था। तो इस बार मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 30 के अंदर आ जाए। अच्छा तो वो आ गया। तो मैं काफी खुश हुई थी। अच्छा। तो मतलब मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने पिछली बार भी एग्जाम दिया और फिर आपने इस बार एग्जाम दिया, तो दोनों बार की तैयारी में क्या डिफरेंसेस थे कि आपका इस बार का रैंक 22 आया और पिछली बार आप इतना अच्छा रैंक नहीं ला पाई? जी सर। सर, वो मैंने पढ़ाई तो पहले अटेम्प्ट में भी पूरा करी थी। और वो मतलब लगभग 70% स्टूडेंट्स करके जाते हैं। सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप वहाँ पे कैसे माइंड काम रखो, या आप मॉक टेस्ट दे देकर आप वो इंटरफेस से फेमिलियर हो जाओ, या उस मेंटल प्रेशर को हैंडल कर पाओ जो कि आप एग्जाम से पहले अगर मॉक टेस्ट दिए हुए हो तभी वो आप एग्जाम हॉल में जाके आप तब अपने दिमाग को काम रख सकते हो। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा वही लैक था कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। और इस बार मैंने सुप्रीमम में जब ज्वाइन किया तब लगभग इतने सारे मॉक टेस्ट मैं रिकॉल भी नहीं कर सकती थी। ईच एंड एवरी डे सर 2-3 असाइनमेंट्स देते थे, फिर मॉक टेस्ट देते थे। तो वो बहुत हेल्प किया कि कैसे मैं टाइम कितना टाइम में ईच क्वेश्चंस में दूँ, या अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे नहीं हो रहे तो सर बहुत बार बोलते थे कि वो छोड़ दो जो नहीं हो रहे। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत टाइम गवा दिया था जो नहीं हो रहे उस क्वेश्चंस पे। इस बार मैंने वो नहीं किया। सर ने जैसे जैसे कहा था कि वहां पे जाके माइंड काम रखना, क्वेश्चंस को एकदम डेफिनेशन से प्रोसीड करना। और उसके बाद मैंने, जैसे इतनी बार आप जब देते हो उस इंटरफेस में मॉक टेस्ट, तो आपको पूरा स्क्रीन familiar हो जाता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में यहाँ यहाँ ये ऑपरेटर्स है। तो वो पूरा फेमिलियर हो गया था, मतलब मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा था कि कहाँ क्या है, कौन सा क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट है, कौन सा रिव्यू है। पूरा मेरा मेमोराइज सा हो गया था वो स्क्रीन। तो इसीलिए वो जो टाइम लैग हो जाता है ये सब ढूंढते हुए या कुछ, वो सब एकदम नहीं हुआ था। मैं अपना पूरा फोकस अपने क्वेश्चंस पे दे पा रही थी। ये चीज आपने काफी अच्छा कहा है। क्योंकि ये होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी का तो हमें पूरा एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से है, जी कैसे हम सर। सॉल्व करेंगे। लेकिन शायद वो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है, जिसका कि प्रैक्टिकल हमें हाँ जरूर सर। करना चाहिए, वो काफी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कैलकुलेटर से मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। बस एक बार एग्जाम से पहले देख के गई थी, मुझे लगा ठीक है ये प्लस माइनस से तो है, क्या हो जाएगा। फिर वहां पे जाके मैं पावर नहीं कर पा रही थी किसी ऑपरेशंस का। तो मैं मतलब श्योर थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 to 4 क्वेश्चंस इसीलिए गलत हो गए थे कि मैं कैलकुलेटर से फेमिलियर ही नहीं थी। तो अब जाके ईच एंड सर इतना अच्छे से सारा पूरा सुप्रीमम क्लासेस में सेटअप कराया था, पूरा जैम के साथ डिट्टो उनका सेटअप था। तो वो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर 3,000 बच्चे दे रहे, 30% बस ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर देते कि हम पढ़ रहे हैं तो दे देंगे, लेकिन 70% बच्चे मेहनत करके ही जाते कि हमें क्लियर करनी होती है। लेकिन उनका ये होता है जो पूरा सब कुछ लाइक 100% कवर करके जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई मतलब स्कूल या कॉलेज का नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि पढ़ के निकल जाएगा। ये कम्पिटिटिव में ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, जो कि आप अगर लगातार कंसिस्टेंट रहो और कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट दो तो बहुत लाइक इट विल हेल्प यू, इट विल बी फ्रूटफुल। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आपकी जैसे कि स्ट्रेटजी क्या थी, जैसे आपने प्रिपरेशन की कैसे स्टार्ट किया था जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में जब आपने ड्रॉप आउट किया था? हाँ तो उस समय आप कैसे प्रिपरेशन कर रही थी? सर, जैसे मैंने बोला कि मेरा लाइक 3 इयर्स मैंने
जब स्टेटिस्टिक्स लेके पढ़ा तो मेरा स्टैट का पोर्शन काफी अच्छे से डेवलप हो गया था। जहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी वहाँ पे स्टैट का पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मेरा मैथ्स पोर्शन थोड़ा वीक था। तो मैंने जब क्रैश कोर्स ज्वाइन किया अराउंड सितंबर के एंड में, तो मैंने पहले 2022 सितंबर में मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। तो तब पहले मैंने स्टैट का उतना कुछ नहीं देखा था क्योंकि मैं जानती थी वो कवर अप है। मैंने सर शशि सर का वो मैथ्स का वीडियो सारा कुछ एकदम बेसिक्स से देखना स्टार्ट किया कि मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना था। कि क्योंकि प्रीवियस ईयर पहले भी मैंने सॉल्व कर चुकी थी, बट यहाँ पे मेरा ये था कि मैथ्स पोर्शन पहले कर लूँ, स्टैट पोर्शन लगभग हो गया है। तो मैंने 2 महीने या 2.5 मंथ्स मैंने बस मैथ्स का अच्छे से उनका वीडियोस देख के अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद वो तब से तो ऑलरेडी असाइनमेंट्स वगैरह शुरू हो गए थे। तो मैं कुछ टाइम अपना डिवोट करती थी मैथ्स का और कुछ टाइम स्टैट का। और डेली टू डेली वो जो असाइनमेंट सर देते थे वो करती थी। पूरा अगर ना हो तो एटलीस्ट 70% या 80% करती थी। और जब और एक टाइम लाइक सर खुद से ही बोलते थे कि आज आज ये पीवाईक्यू होगा। और कुछ और दिन लाइक उनके खुद का सेट का होगा, तो पीवाईक्यू और उनके खुद का सर का तैयार किया हुआ नोट्स और टेस्ट दोनों ही लगभग एक साथ चलते थे। तो मैंने उसके बाद से लाइक दिसंबर से बस टेस्ट देना स्टार्ट किया। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या थोड़ा बहुत होता है ना कि इस टॉपिक में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो खुद से मैंने नोट करके वो पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसीलिए लाइक जनवरी से कोई मैंने उतना कुछ बुक वगैरह नहीं रेफर किया, बस वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और दिमाग में सर ने बोला था कि अगर ईच एंड एवरी टॉपिक आप खुद से सोचो कि आप वो क्या जानते हो, बिना बुक खोले या बिना नोट्स खोले आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो ईच एंड एवरी टॉपिक को। तो मैं वो करती थी। और यही था कि ईच एंड एवरी टेस्ट दो। और सर हमेशा लाइक ईच एंड एवरी डे वो जब दिसंबर के बाद सर वॉइस नोट्स भेजते थे, तो वो वॉइस नोट्स सुन के हम एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर देते कि हाँ अब तो करनी है, सर इतने एफर्ट्स दे रहे हैं। तो उसके बाद वो जो टेस्ट देते थे या जो असाइनमेंट देते थे, और जो टेस्ट होता है उसमें लाइक 3 आवर्स बैठना वो सिखा देता है। क्योंकि हॉल में बहुत लोग इतना 3 आवर्स अगर नहीं हो रहा क्वेश्चंस तो वो 3 आवर्स इतना पेशेंटली बैठ नहीं पाते थे। तो वो जो एग्जाम्स देते देते वो भी एक हैबिट हो गया कि क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, मैं वहां पे बैठ के 3 आवर्स में मेरा दिमाग चला रही हूँ कि हाँ नहीं हो रहा ठीक है कोई और क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो ये बहुत हेल्प हो रहा था। तो जैसे कि आपका जैसे 22 रैंक आया है, तो आपका मार्क्स कितना जी था सर। टोटल? मेरा 44.5। ओके। तो मेरा दरअसल मार्क्स फोर्टी पूछने फोर से ये पॉइंट थ्री मतलब, थ्री एक्चुअली। हाँ। ओके 44.33, तो चलिए मैं इसको 45 जी। मान लेता हाँ हूँ अप्रोक्स। हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब हम कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमें 100 मार्क्स का टोटल नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हम 40 या 50 मार्क्स तक का कर लें। मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, 40 to 50 मार्क्स तक का हम अगर कर लें तो अच्छा रैंक हम ला सकते हैं। तो हमें 50 मार्क्स का छोड़ना जी भी सर। आना चाहिए हमें। जी सर ये बहुत है क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तब सर ने पूछा था कि मेरी रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी आई थी और क्या मिस्टेक, मतलब मैंने खुद से बोला कि यही हुआ था कि मेरा कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत घबरा गई कि बाकी लोग तो ये सारे क्वेश्चंस कर देंगे। तो मेरा इतना कुछ छूट गया 2 मार्क्स के, स्पेशली प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे मेरे 2 मार्क्स से काफी क्वेश्चंस छूट गया था। तो मैंने सोचा कि 2 मार्क्स का है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और मैंने 5 से 7 क्वेश्चंस लगातार छोड़ दिया तो मेरा नहीं होगा। तो मैं जब निकली तब बहुत लोगों का ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो लोग क्रैक कर पाए थे। तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा यही था और सर ने भी यही समझा दिया था कि आईआईटी का क्वेश्चन से कोई भी 100% करके नहीं आता, क्योंकि जो टॉप करते उन्हें भी 70 इस बार या प्री 2022 में भी 70 के ऊपर तो नहीं मिला था, सब 60 के फिगर्स में थे। तो जो टॉप करे वही अगर 70-75 अटेम्प्ट कर रहे, तो मतलब जो अगर रैंक लानी हो तो आप लगभग 60 अटेम्प्ट करो, उसमें से एक्यूरेट 55 या 50 टारगेट करो, तब आपका अच्छे से रैंक हो जाएगा, वो 45 के अराउंड आ जाएगा मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर गलत क्वेश्चंस पे अगर आपने टाइम गवा दिया तो आप लाइक बाद में जाके आपको इजी क्वेश्चंस मिलेगा तब आपका टाइम नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो आ जाएगा जब आप लाइक
कंटिन्यूअसली आप एग्जाम्स या मॉक टेस्ट देते रहोगे तब आप फेमिलियर हो जाओगे कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन आपके बस का है, कौन सा नहीं है। कि जैसे कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है अभी, तो उनके लिए क्या क्या आप गाइडेंस देंगी कि मतलब उनको किस, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो अभी जून से स्टार्ट कर रहा है, और आपने क्योंकि 2 अटेम्प्ट दिया है, तो मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि आपने मतलब दोनों फेज देखा है, आपने एक देखा है जहां नहीं हाँ हुआ, सर। आपने वो भी देखा है कि जहां आपने क्रैक कर लिया। तो अब मेरा ये जानना है आपसे कि उस बच्चे का किस तरीके से अभी प्रिपरेशन जर्नी होनी चाहिए, वो जून से लेकर के फरवरी तक में किस तरीके से अपने मतलब मंथ को शेड्यूल करे पढ़ाई के लिए। तो पहले तो सिलेबस है, क्योंकि आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो नहीं होगा। पहले यही है कि पहले आपका जितना टाइम लगे, या लाइक 3 मंथ्स तो रखनी चाहिए कि हाँ मैं 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लूंगी पूरा सिलेबस। सितंबर तक या अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपको जानना चाहिए हाँ मेरे सिलेबस में ये टॉपिक्स है। उसमें से कुछ आपका वीक पॉइंट्स होगा वो बाद में आता है, लेकिन आपको पूरा जानना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। तो पहले सारे जो क्लैरिफाई कीजिए बेसिक्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन आईआईटी के बेसिक से होते हैं। अब बेसिक से ही सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है वही डेफिनेशन से बेस होता है, और हम डेफिनेशंस को छोड़ के कुछ हायर प्रॉब्लम्स कर देते हैं। बहुत कुछ बड़े बड़े बुक्स का कोई डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम्स कर देते हैं और बेसिक्स भूल जाते हैं, इसीलिए नहीं होता। बल्कि आईआईटी सब कुछ बेसिक से कनेक्ट करती है। तो सर ने बोला था कि सबसे डिफिकल्ट वही क्वेश्चन होगा जो डेफिनेशन से देंगे, और वही लगभग बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेशन को जानने के, सब्जेक्ट का बेसिक को जानना, ईच एंड एवरी टॉपिक का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा फर्स्ट यही रहेगा मेन पॉइंट कि आप तो सिलेबस पहले कवर कीजिए। 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स, आपका जितना टाइम लगे। उसके बाद आप और कंसिस्टेंट रहिए। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ रहे हो बस मन नहीं कर रहा, बहुत पढ़ लिया कि छोड़ दीजिए। हाँ, कम कुछ दिन अगर अच्छा नहीं लग रहा कम पढ़िए, अपना फेवरेट टॉपिक पढ़िए। ऐसा कुछ मत पढ़िए जो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आपका मूड और खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही पढ़िए कि आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ने में, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने में अच्छा लगता हो कोई ऐसे टॉपिक का। तो रेगुलरली आप पढ़ाई से कनेक्टेड रहिए। अगर 1 या 2 दिन छूट गया तो आपका पूरा कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगा। तो फर्स्टली आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए। देन आपका आता है मॉक टेस्ट। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यही लैक था कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाई। मेरा कितना टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं था, ठीक से माइंड को कैसे, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में इतने सारे हॉल में बैठ के इतने सारे बच्चों को अपने आसपास देख के एक घबराहट सी हो जाती है। लेकिन वही मैंने सीख गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट से कि ये नहीं करना, घबराना नहीं है, वो अपनी जगह है। सिर्फ मुझे ये दिमाग में रहना है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मैं अकेली टेस्ट दे रही हूँ, बाकी आसपास के बच्चों को नहीं देखना। तो ये पहले से ही आपको माइंड सेटअप करनी होती है, नहीं तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले ये नहीं होता है। तो आप यही मान के चलो कि आप खुद के ऊपर फोकस करो। दूसरे बच्चे क्या कर रहे, कितना पढ़ रहे, या कोई बहुत हाई फाई बुक से पढ़ रहा है तो आपको लेकर नहीं मैं भी वो बुक लूंगी, ये नहीं है। आपको जो बुक अच्छी लग रही है आप उससे पढ़िए, जो नोट्स अच्छी लग रही है खुद के नोट्स बनाइए। देन मॉक टेस्ट सर जैसे जैसे असाइनमेंट्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, वो सब बिल्कुल अटेंड कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब आपका पूरा सिलेबस वहीं पे कवर अप हो जाए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। हाँ कुछ टफ होंगे वो आपको छोड़ना होगा, लेकिन सारे जो कंसेप्ट है वो उसी सर जो क्वेश्चंस देंगे उसमें पूरा सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ये पहले पढ़ाई, देन अपने माइंड को काम रख के सारे मॉक टेस्ट देना और कंसिस्टेंट रहना। ओके, तो अगर मैं आपके बातों को कंक्लूड करूं, तो मेरे ख्याल से हाँ आपने जो पूरा एक सिनेरियो बताया कि पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जी सर। प्रॉपरली मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप एक एग्जाम में कैसा बिहेवियर करना है वो चीज आप सीख जी। लीजिए। तो हाँ केवल हाँ हाँ। केवल अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे नहीं आप सर। स्टैट्स या मैथ्स नहीं आप। नहीं, तो मेरा पहले पहले अटेम्प्ट में निकल जाता, क्योंकि वो वीक पॉइंट नहीं था। वीक पॉइंट यही था कि मैं सोच के नहीं गई थी कि मेरे एग्जाम हॉल में क्या होगा। तो सर ने बोला था कि आप एक लाइक रूम को पूरा लाइट्स ऑफ करके कुछ घंटे ये सोचिए कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। एक सिचुएशन हो सकता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, तो वेल एंड गुड, आप कर लीजिए। और एक सिचुएशन ये भी सोचिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तब भी आपको 3 घंटे बैठ के पूरा क्वेश्चन सारा पेपर देख के आपको चूज करना है कि आपको क्या आ रहा है।
तो वैसे जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब आप कम क्रॉस करेंगे ऐसे क्वेश्चन से, तब आपका फेमिलियरिटी हो जाएगा कि हाँ इस पेपर में तो मेरा कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आपका अगर रैंक खराब भी आए लेकिन आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे कि हाँ मेरा कुछ नहीं हो रहा है फिर भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और जो मार्क्स आएंगे वो ऐसे नहीं कि आप लास्ट आएंगे, और लास्ट भी अगर आएंगे तो आपको यही है कि आपकी तरह भी और भी लोग हैं जिसको ये नहीं आ रहा है। तो आपको पैनिक नहीं होना, बस आपको बेटर कैसे करें यही सोचना है। तो सर हमें एकदम फर्स्ट डे से सिखा के एकदम एग्जाम के डे तक सुबह तक हमें यही सब समझाते आए हैं।